गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है हाइगेंस सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन के नियम की व्याख्या में हम ये जानते हैं परावर्तन का जो नियम होता है जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R, अर्थात आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। हमें हाइगेंस सिद्धांत के नियम का उपयोग करके परावर्तन के नियम जिसमें हमें एंगल I को बराबर सिद्ध करना है एंगल R के रूप में। ठीक है, अब इसको अपन कैसे सिद्ध करते हैं, यहाँ पर आपके द्वारा मैथमेटिक्स की कुछ कैलकुलेशन का भी यहाँ उपयोग किया जाएगा। अब कैसे, पहले इसके डायग्राम को अपन देखते हैं। हमने कहा एक परावर्तक सतह अपने पास है जिसको हमने नाम दे दिया M डैश। यह अपने पास इसमें परावर्तक सतह है जिसकी एक सतह पर हमने कलई या पॉलिश की है। जिस भाग पर हमने कलई या पॉलिश की है वो भाग इस पृष्ठ के लिए अपारदर्शी बन जाता है। ठीक है, जो पृष्ठ जिस पर आप प्रकाश किरण को आपतित करेंगे वो भाग कहलाता है आपके पास परावर्तक तल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हाइगेंस सिद्धांत के नियम की व्याख्या करने के लिए हमने क्या कहा कि एक समतल तरंगार्घ हमारे पास है। यह आपके पास है समतल तरंगार्घ जिसको हमने नाम दे दिया AB। हमने तरंगार्घ की परिभाषा आपको बताई है। तरंगार्घ एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिस पर प्रत्येक कण समान कला में उपस्थित होता है। प्रत्येक कण समान कला में उपस्थित है, इससे तात्पर्य यूं भी होता है कि पहला कण जितने समय में जितनी दूरी तय करेगा दूसरा कण भी उतने समय में उतनी ही दूरी तय करेगा। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं बिंदुओं के बिंदुपथ। गणित में इसकी भाषा को यूज में लिया जाता है बिंदुपथ के रूप में। बिंदुपथ एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है या समूह होता है जिस पर प्रत्येक कण समान कला में होगा, प्रत्येक कण के द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है। तो हमने माना एक समतल तरंगार्घ AB आपके पास है। यह समतल तरंगार्घ AB पर प्रत्येक कण समान कला में है, चूंकि तरंगार्घ है इसलिए। अब देखिए बिंदु A पर जो कण है उसका परावर्तन होने जा रहा है। ठीक है, वो परावर्तित होने जा रहा है, जबकि बिंदु B पर जो कण है अभी उसका परावर्तन होने के लिए आपको इस बिंदु B पर जो कण है उसको सतह पर आपतित करना होगा। ठीक, तो इसके लिए हमने कहा कि बिंदु B पर जो कण है वो T समय लेता है और परावर्तक सतह के बिंदु A डैश पर आपतित होता है। ठीक है ना, बिंदु B पर जो कण है T समय लेता है और बिंदु A डैश पर आपतित होता है। ऐसी अवस्था में बिंदु B पर जो कण है उसकी चाल है C। तो बिंदु B पर जो कण है उसके द्वारा तय की गई दूरी बनेगी C × T, अर्थात CT, क्योंकि दूरी बराबर होता है आपके पास चाल × समय। चाल के रूप में हो गया C और समय के रूप में आपके पास बन गया T के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार से बिंदु A पर जो कण स्थित है ये भी क्या करेगा, T समय में उतनी ही दूरी तय करना चाहिए। क्यों करेगा, रीजन क्या है इसका, क्योंकि आप पढ़ रहे हो परावर्तन। परावर्तन में हम ये कहते हैं कि प्रकाश किरण एक ही माध्यम में उपस्थित होती है। जब आप इस प्रकाश किरण को बिंदु A से टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौटा रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में इस बिंदु A पर जो कण उपस्थित होगा वह भी इतने समय में, कितने समय में, T समय में इतनी ही दूरी तय करेगा। हम क्या करें, ये कण कहां होगा, इसकी स्थिति का निर्धारण हम कैसे करें स्टूडेंट। इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम जानते हैं कि तरंगार्घ जिस पर असंख्य कण है, कण, और हम जानते हैं कण जो होता है वह एक बिंदु की भांति होता है और प्रत्येक बिंदु के द्वारा जो तरंगार्घ बनता है वह एक गोलीय तरंगार्घ होता है। इस कारण से हमने बिंदु A पर जो कण स्थित है उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए बिंदु A को केंद्र मानकर हमने CT त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप बना दिया। जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है, प्रकार लेते हैं, प्रकार में पेंसिल लगा के प्रकार की नोक को किसी बिंदु पर रखते हैं और वृत्तीय चाप घुमा देते हैं। तो उसी प्रकार से हमने बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखा और CT दूरी जो हमारी स्वेच्छा पर डिपेंड करती है उस दूरी को हमने लिया और एक वृत्तीय चाप हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे लिखते हैं। CT को अपन बाद में भी दोबारा फिर लिख देंगे ना। बिंदु A डैश से
हमने इस वृत्तीय चाप पर एक स्पर्श रेखा खींची, ये लीजिए। अब एक प्रमेय है जिसको आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें आपने कहा है किसी वृत्त पर जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह केवल और केवल वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करेगी, ठीक है ना। तो हमने जब इस वृत्त की अर्थात वृत्तीय सतह पर बाह्य बिंदु कौन सा a' से स्पर्श रेखा खींची तो यह वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है। हमने बिंदु a को इस a' से मिला दिया, ये लीजिए। मिला देने के बाद यहां आपको एक बिंदु प्राप्त हुआ b', ठीक है ना। कौन सा बिंदु बना? b'। आपके पास यह एंगल 90 डिग्री के रूप में और यह एंगल भी 90 डिग्री के रूप में आपको प्राप्त होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पे अपन आ रहे हैं पूरी तरह से, चित्र बन चुका अपना। ये तो है आपके पास आपतित तरंगार जिसको हमने आपतन कोण I नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इस आपतित तरंगार का असंख्य कण है, बहुत सारे कण हैं आपके पास। हमने उन कणों को इन एरो के द्वारा बना दिया। मैंने पहला और आखिरी कण ले लिया इसका, जो कि बिंदु A पर और बिंदु B पर स्थित है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इससे जितने भी कण आप तरंगिकाएं बनाएंगे आप, वो प्रत्येक तरंगिका a', b' से ही गुजरेगी। अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा क्योंकि डायग्राम काफी रफ हो जाएगा वरना आपका, ठीक है। चलिए, ये आपके पास जो आपने स्पर्श रेखा बनाई, मैं इसको डार्क बनाने जा रहा हूं, ये देखो इधर a', b' जो रेखा जो तरंगार आपके पास बन रहा है, ये कहलाएगा t समय बाद। कितने समय बाद? t समय बाद आपतित तरंगार्घ AB का परावर्तित तरंगार्घ कहलाता है। जितने भी कण होंगे, जितनी भी तरंगिकाएं होंगी, वो इसी अवस्था में आपके पास यहां से गुजरेगी। जैसे देखो इधर ये तरंगिका आती है और यहां आपतित हुई और ये यहां से इस तरह से गुजर गई। ऐसे ही ये तरंगिका आपके पास आई, यहां आई, आपतित हुई और यहां से टकराकर और यह इस तरह से गुजर गई, ठीक है ना। तो ये अपने पास बनता है t समय पश्चात आपतित तरंगार का परावर्तित तरंगार, जिसको हमने परावर्तन कोण के रूप में कोण R नाम दे दिया। इसका नामकरण अपन कर रहे हैं। ये तो अपने पास है आपतित तरंगार, आपतित तरंगार, और यह आपके पास बना t समय पश्चात परावर्तित तरंगार, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि यह जो दूरी आपने तय करवाई है इस कण को, ये दूरी आपके पास थी CT, जिसको अभी अपने मिटा दिया था डायग्राम बनाने के लिए। और फिर बिंदु A को केंद्र मानकर आपने इतनी ही दूरी का ये CT त्रिज्या का आपने वृत्तीय चाप बनाया था। अर्थात चित्र में जो बनता है वो BA' आपके पास है CT, AB' आपके पास कितना है CT, ठीक है। अब मुझे परावर्तन का नियम सिद्ध करना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, परावर्तन में आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। मुझे क्या सिद्ध करना है? आपतन कोण I बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण R के बराबर। क्या करें, कैसे करें? देखिए, आपको मैथमेटिक्स में पता है त्रिभुजों के नियमों में हमारे पास दो घटनाएं बनती है। एक तो होती है समरूप, एक होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम में आप तीन बातें, तीन स्थितियां सिद्ध करके उस त्रिभुज के को सर्वांग सम आप सिद्ध कर सकते हो। समरूप में दो कोणों को आपको बराबर सिद्ध करना होता है, दो कोणों को बराबर सिद्ध करके और आप उस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में अंतर क्या है? कई स्टूडेंट्स अभी ये नहीं जानते कि सर्वांग सम और समरूप क्या है, दोनों को क्या कैसे परिभाषित करते हैं, दोनों का क्या उपयोग होता है, ठीक है ना। देखो, सर्वांग सम का एक एग्जांपल आपके पास बनता है कि जैसे अपने हाथ की दो हथेलियां हैं, यदि हम इन दोनों हथेलियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है आपके पास सर्वांग सम में। क्या कहलाती है? सर्वांग सम में। जैसे यहां पर यूं मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ऐसी स्थिति यदि आपको ज्ञात करनी होती है तो आप वहां पर सर्वांग सम सिद्ध करते हैं,
ठीक है। समरूप में होता है कि यदि आपके पास जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास एक त्रिभुज है और ये भी आपका त्रिभुज है, आपको दिख तो रहा है, ठीक है ना। आपके पास एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज आपके पास बनता है यह, दो त्रिभुज आपके पास बने हुए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में आपको बताना है कि क्या वाकई में ये त्रिभुज है। तो इसको अपन कैसे सिद्ध करें? इसको सिद्ध करने के लिए आपको दो कोणों को सिद्ध करना है कि ये एक कोण, ये दूसरा कोण, ठीक है ना। ये एक कोण, ये दूसरा कोण बराबर होना चाहिए। और भी दूसरा कोण जैसे आपने ये ले लिया, दूसरा कोण भी आपके पास बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कंडीशन बनेगी कि दोनों त्रिभुज आकार में, आकृति में एक जैसे हैं। आकार में बराबर नहीं होंगे, आकृति में एक जैसे हैं। आकार बराबर नहीं होगा। आकार बराबर कब होता है? सर्वांग सम में। सर्वांग सम स्थिति एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जबकि समरूप में आप कहोगे छोटी आकृति और बड़ी आकृति दोनों हैं, दोनों आपस में एक जैसी हैं, आप ये कहेंगे। ऐसी स्थिति में ये कंडीशन बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक बार मैं दोबारा से इसको डायग्राम को रिपीट कर देता हूं, फिर हम यहां परावर्तन के नियम को हम यहां पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए हमने ये कहा सर्वप्रथम एक परावर्तक सतह हमारे पास है एम डैश। हमने नाम दिया इसको परावर्तक सतह, जिसकी ऊपरी सतह परावर्तक तल का कार्य करती है और निचली सतह पर कलई या पॉलिश की जाती है। ध्यान रखिएगा, डायग्राम को नामांकित करना कंपलसरी होता है। यदि डायग्राम को आपने नामांकित नहीं किया तो सीधा ही डायग्राम के जितने भी नंबर बनते होंगे ना, उसके नंबर आपके आधे कर दिए जाएंगे। ठीक है, कंडीशन आपके पास बनती है, हमने एक समतल तरंगार्थ ए बी लिया। ये समतल तरंगार्थ देखिए आप बोर्ड पे ए बी, इस समतल तरंगार्थ ए बी को आपतन कोण आई बनाते हुए परावर्तक सतह पर हमने आपतित किया। तरंगार्थ की स्थिति में हम जानते हैं प्रत्येक कण जो होता है समान कला में होता है। प्रत्येक कण के द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है। तो हमने यहाँ इस तरंगार्थ पर कुछ कणों का चुनाव कर लिया, ए और बी। ठीक है, ए कण सतह पर आपतित होता है, इसी प्रकार से बी कण को सतह पर पहुंचने के लिए टी समय लगता है। तो मैं ये देखता हूं कि ये कण कितने समय बाद यहां आ रहा है, टी समय बाद। कितनी दूरी तय कर रहा है? प्रकाश की चाल c इंटू टी, क्योंकि दूरी बराबर आपके पास होती है, दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। ठीक है ना, तो आपके पास चाल है प्रकाश की, समय आपके पास है t, तो ये डिस्टेंस आपके पास बनती है c। अब इतने समय में ये कण इसका वेट नहीं करेगा, ये कण भी क्या करेगा? ये कण आपके पास इतनी ही दूरी तय करेगा। तो इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमने बिंदु ए को केंद्र मानकर सीटी त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप बना दिया। ठीक है ना, हमने सीटी त्रिज्या का वृत्तीय चाप बना दिया। इस वृत्तीय चाप पर ए डैश से एक स्पर्श रेखा हमने खींची, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये स्पर्श रेखा इस वृत्तीय चाप के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। उस बिंदु को हमने ए से मिला दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें तरंगिका बनती है ए बी डैश, और बी डैश ए डैश ये आपतित तरंगार्थ का परावर्तित तरंगार्थ कहलाता है टी समय बाद। कितने समय बाद? टी समय बाद आपतित तरंगार्थ का परावर्तित तरंगार्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम परावर्तन के नियम को यहां पर सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसके रूप में हमें सिद्ध करना है कि कोण आई बराबर होगा कोण आर। ठीक, तो हमने दो त्रिभुज यहां हमें दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुजों का हमने यहां उपयोग किया। हमने सर्वप्रथम कहा त्रिभुज बी ए डैश या ए डैश ए बी, व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज अपने पास है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे यहां सिद्ध करना है क्या? सर्वांग सम। मैं को ये तो तभी तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अभी मैंने आपको कहा है सर्वांग सम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा? सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। दो त्रिभुज मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सर्वांग सम में भी तीन चीजें होती है, तीन बातें सिद्ध करनी पड़ती है। या तो दो कोण एक भुजा, या दो भुजा एक कोण, या तीन भुजा भी आप यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास देखिए सबसे पहली स्थिति बनती है एंगल बी बराबर है एंगल बी डैश। ठीक है, ये आपके पास बनता है 90 डिग्री कोण। ओके, चलिए दूसरा अपने पास बनता है भुजा, नाम है अपने पास भुजा ए डैश बराबर है ए डैश। ये आपके पास है उभयनिष्ठ, दोनों ही त्रिभुजों में आपको प्राप्त होती है। तीसरी घटना सिद्ध करनी है सर अपने को, कैसे करें? देखो हम बार बार छिला के बोल रहे थे आपको, कौन सा? बी ए डैश बराबर है ए बी डैश। तो हमने कहा बी ए डैश बराबर है ए बी डैश। ठीक है, ये आपके पास एक दूरी कितनी सी डी आपके पास बनती है। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज ए डैश ए बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश। अतः आपके पास बनता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यह आपके पास परावर्तन का नियम है जिसे आपको यहां सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब आपके पास इस के पॉइंट्स आप नोट्स के रूप में कंटिन्यू नोट करेंगे और फिर लास्ट की इतनी सी डेरिवेशन आपके पास इस टॉपिक में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।